एनाटॉमी क्लास फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी में हम इंशाल्लाह आज एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन होल एनाटॉमी। इट इज़ कॉल्ड हेड एंड नेक एनाटॉमी, ठीक है। हेड और नेक के जितनी भी एनाटॉमी है उसकी स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। और याद रखें, अगर एनाटॉमी के 50 MCQs होते हैं तो हेड एंड नेक से उसमें से 25 तक MCQs आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हेड एंड नेक एनाटॉमी विल हेल्प यू टू पास द एग्जाम वेरी इजीली, ठीक है। और हेड एंड नेक के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक और आप लोगों को बात बताता चलो, हेड एंड नेक एनाटॉमी अगर आप लोग चाहे उसको 2 महीने में भी पढ़ सकते हैं, इसको अगर हम चाहे तो 1 हफ्ते में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके कई तरीके हैं। हम उतनी एनाटॉमी पढ़ेंगे जितनी आप लोगों को इस लेवल पर चाहिए, ठीक है। न कि ज़्यादा सुपरफिशियल पढ़ेंगे जिस पे हम एग्ज़ाम को कवर ना कर सके, न इतना डीप जाएंगे जितना आप लोगों को कंफ्यूज कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि जितना एनाटॉमी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा किसी भी एकेडमी के नोट्स में भी नहीं होगी और इंशाल्लाह आप लोग एग्ज़ाम भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें से कुछ कंडीशंस उसका माइंड बनाए पहले कि हमने क्या पढ़ना है। हेड एंड नेक एनाटॉमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़ेंगे, जिस तरह के नेक के अंदर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, इस तरह स्केलिनियस मसल है, कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स है उसके बारे में उसकी एक्शन क्या है। मतलब अगर हम नेक को सेम साइड पे मूव करें या अपोजिट साइड पे मूव करें, फ्लेक्शन ऑफ द नेक करे, एक्सटेंशन ऑफ द नेक करे, उसके अंदर किन किन मसल का रोल है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पासिंग फ्रॉम द लोअर साइड टुवर्ड द क्रेनियल कैविटी, मतलब ब्रेन की तरफ कुछ चीज़ें जा रही है, कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से पास होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कोर्स, कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ से पास होके जाएगी। हेड एंड नेक एनाटॉमी जिसको आ गई वो एनाटॉमी का मास्टर होगा, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ बार बार कि हम फर्स्ट क्लास में एनाटॉमी इसलिए पढ़ेंगे कि हम फ्रेश होकर ये पढ़ें, और ये कि इसकी क्लास भी थोड़ी सी हम लेंथी लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हेड एंड नेक एनाटॉमी में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय फॉन्टानेल, कि फॉन्टानेल की कंसेप्ट क्या है और इसकी क्लिनिकल रिलेवेंट क्या है। फॉन्टानेल, ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय फॉन्टानेल। फॉन्टानेल का मतलब यह होता है कि इट इज़ द स्पेस, ये स्पेस होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। मतलब ये स्कल है ना, स्कल, और जिस कैविटी के अंदर ब्रेन है उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, क्रेनियल कैविटी। तो ये क्रेनियल कैविटी के अंदर स्पेस को कहते हैं दैट इज नोन एज अ फॉन्टानेल। तो यहाँ पे लिखे स्पेस इन दी cranial cavity especially in infant। हर एक चीज़ को आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे इट विल बी इजी, ठीक है। कहते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना, बच्चों की जो क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? फॉन्टानेल कहते हैं। फॉन्टानेल एडल्ट्स में नहीं होता, हम में नहीं है, क्योंकि हमारी क्रेनियल कैविटी फिक्स है। अगर हम यहाँ पे जोर करेंगे ना, इट इज़ अ फिक्स कैविटी। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना, उसको यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसमें स्पेसेस होती है, उन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? फॉन्टानेल्स कहते हैं। तो फॉन्टानेल्स कंसेप्ट इज रिलेटेड टू दी इन्फेंट्स, ये एडल्ट्स में नहीं होता। एल्डर मतलब जो एडल्ट लोग हैं उसमें फॉन्टानेल नहीं होते। फॉन्टानेल की टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉन्टानेल्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। तो फॉन्टानेल की जनाब आप लोगों ने 2 टाइप्स देखने हैं, 2। एक को हम कहते हैं इंटीरियर फॉन्टानेल एंड द नेक्स्ट इज पोस्टीरियर फॉन्टानेल। तो आप लोग इस साइड पे लेके इंटीरियर फॉन्टानेली और यहाँ पे लेके पोस्टीरियर फॉन्टानेली, ठीक है। एग्जाम FCPS तक हो या NEB एग्जाम हो, स्टेप 1 में फॉन्टानेल से एक MCQs आता है, ठीक है। तो एक MCQs मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। तो फॉन्टानेल कंसेप्ट से एक MCQs आएगा विच विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो बहुत आसान आएगा। इंटीरियर फॉन्टानेल जो है इसको जब हम देखते हैं ना, ये फ्रंट पे होता है,
तो बच्चों की जो स्कल है उसमें एक डिप्रेशन फ्रंट में होती है और एक डिप्रेशन थोड़ा सा बैक साइड पे होती है। वेरी गुड। जो फंटानेल बच्चों की हेड में फ्रंट पे होती है ना, उसका जो शेप है इट इज अ डायमंड शेप। ये क्या होता है? डायमंड शेप। तो जो इंटीरियर फंटानेल है उसको अगर हम देखें स्कल के अंदर तो वो हमें ऐसा दिखेगा कि इट लुक लाइक डायमंड इन शेप। ये डायमंड इन शेप हमें दिखता है, डायमंड इन शेप। लेकिन जो पोस्टीरियर फंटानेल है इट लुक लाइक ट्राइंगुलर इन शेप। वो हमें कैसा दिख रहा है? ट्राइंगुलर इन शेप। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानेल में एक डिफरेंस इसकी शेप की है कि एक डायमंड शेप में होता है और एक ट्राइंगुलर शेप में होता है। बट दिस कंसेप्ट विल नोबडी विल आस्क इन द एग्जाम। ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो है ना, फॉर द कंसेप्ट के लिए है कि जो फंटानेल फ्रंट पे डायमंड शेप होता है वो इंटीरियर है और जो बैक पे ट्राइंगुलर है वो पोस्टीरियर है। ठीक है। जो इंटीरियर फंटानेल है, जो स्पेस है फ्रंट पे, ये किन दो बोन स्कल के दरमियान मौजूद है? जैसा कि स्कल के अंदर कुछ बोन्स है, फ्रंटल बोन है, यहाँ पे पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है और आखिर में ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, इस तरह है ना, स्फीनॉइड बोन है, इथ्यूमॉइड बोन है, इस तरह के डिफरेंट बोन है स्कल बोन्स। तो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि जो इंटीरियर फंटानेल है ये किन दो बोन्स के दरमियान स्पेस होता है, इट लाइज बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। ये किसके दरमियान होता है? फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। सो इट लाइज इन बिटवीन frontal and parietal bones। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर है उसको हम इंटीरियर फंटानेल कहते हैं। लेकिन जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान ट्राइंगुलर शेप है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर फंटानेल। इट लाइज इन बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर फंटानेल। एक बंद आ जाए एक मिनट। देखें, एग्जाम में जब आप लोग बैठते हो ना, थोड़ा सा एनाटॉमी आप लोग अपने ऊपर जो है ना अप्लाई करें कि भाई ये स्कल है, इसका जो ये एरिया है ना दैट इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल। इमेजिन करें ना कि बिल्कुल बैक साइड का जो बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन होता है। तो ये फ्रंटल है और ये क्या है? ऑक्सीपिटल है। तो आप लोग इसके दरमियान में काटे ना ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड पैराइटल बोन। और इस तरह यहाँ पे बिल्कुल नीचे ये टेम्पोरल आता है, लेकिन पैराइटल मिड बनाता है। तो ये कौन सा बोन है? फ्रंटल। और आखिर में क्या है? ऑक्सीपिटल। ये क्या है? तो ये पैराइटल और फ्रंटल के दरमियान इंटीरियर फंटानेल है और पैराइटल ऑक्सीपिटल के दरमियान पोस्टीरियर फंटानेल है। ठीक है। तो पैराइटल बोन इसका जंक्शन है। ये पैराइटल बोन दोनों का बाउंड्री बनाता है। तो पैराइटल बोन इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है और इसका इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। ठीक है, कि अगर पहले फ्रंटल बोन है तो पीछे क्या है? पैराइटल है। तो दोनों के दरमियान जो डायमंड शेप है उसको क्या कहते हैं? इंटीरियर फंटानेल। और जो यहाँ पे पैराइटल है और बैक पे ऑक्सीपिटल है उसके दरमियान क्या होता है? पोस्टीरियर फंटानेल होता है। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। मैंने कभी एग्जाम में ये पॉइंट भी नहीं देखा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि यार हमें इंटीरियर फंटानेल कहाँ पे मिलेगा और पोस्टीरियर कहाँ पे मिलेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन दैट यू पीपल शुड गेट इज नंबर 3। ठीक है, कि जो इंटीरियर फंटानेल है ये बाद में जनाब एज के हिसाब से क्लोज हो जाती है। तो याद रखें, इंटीरियर फंटानेल is usually closed around the age of 18 month, sorry 1 year। कितने साल में? 1 ईयर में। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि एक मिनट, जो इंटीरियर फंटानेल है 18 मंथ्स, इसमें लेके 1.5 ईयर। जब बच्चे का उम्र 1.5 साल हो जाता है तो ये इंटीरियर फंटानेल क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। तो ये एमसीक्यूज है। इट इज यूजुअली क्लोज्ड at the age of 18 months 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल का जब बच्चा हो उसमें ये फंटानेल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन जो पोस्टीरियर फंटानेल है इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो 12 मंथ्स होता है, वो 1 साल के दौरान ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इट इज़ क्लोज्ड
अराउंड व्हाट 12 मंथ। ये 12 मंथ में क्या हो जाता है, ख़त्म, एक साल में। तो भाई ये MCQs FCPS पार्ट 1 तक ही पूछे जाते हैं कि जो इंटीरियर फॉन्टेनेल है इसकी क्लोजिंग टाइम क्या है, 18 मंथ्स है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है इसकी क्लोजिंग टाइम क्या है, वो 1 ईयर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दोनों अगर आप लोगों ने इस क्लास से रिगार्डिंग फॉन्टेनेल MCQs गेन करना है, वो इसकी क्लोजिंग ड्यूरेशन है, ये कब क्लोज होगा और ये कब क्लोज होगा। इसके लिए के सिग्निफिकेंस दोनों की, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीरियर एंड ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, के इन फॉन्टेनेल का बच्चे को फ़ायदा क्या है, मतलब जो इंटीरियर है और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है इससे बच्चे को फ़ायदा क्या है। नंबर 1, इट प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन मैच्योरेशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करता है। इधर देखें, मैंने खुद देखा था जनाब, एक बच्चा आया था पीडियाट्रिक वार्ड में व्हेन वी वाज इन मर्दान, ठीक है, और वो बच्चा था माइक्रोसेफेली का। माइक्रोसेफेली मीन कि इसका छोटा हेड है, ठीक है, और उस बच्चे की जो फॉन्टेनेल है ना, वो जब पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ने देखा तो उसको अंदाज़ा हो गया कि इसका जो इंटीरियर फॉन्टेनेल है वो 18 मंथ्स की बजाय 10 या 8 मंथ्स पे जाकर क्लोज हो जाएगी। मतलब ये कि वो एस्टिमेट लगाते हैं, अगर एक बच्चा एज के मुताबिक क्या हो, कमज़ोर हो, वीक हो, और इसकी जो हेड साइज है वो पहले से क्या हो, छोटा हो, तो उसमें फॉन्टेनेल भी फिर अर्ली क्लोज हो जाती है। तो अगर एक बच्चा है उसकी जो इंटीरियर फॉन्टेनेल है वो 18 मंथ से पहले पहले क्लोज हो जाए तो उसकी केविटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और जब केविटी फिक्स हो जाएगी तो फिर ब्रेन मैच्योरेशन के लिए मैक्सिमम स्पेस नहीं होगी। तो जिन बच्चों में फॉन्टेनेल अर्ली इन द लाइफ बंद हो जाती है, इन बच्चों में आने वाले लाइफ में मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद द मैक्सिमम मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्टिल विल बी देयर अप टू 2 ईयर्स। कितने सालों तक, 2 साल तक। जो मैक्सिमम डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होती है ब्रेन की, वो पैदाइश के बाद कितने सालों तक होती है, 2 साल तक। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर एक बच्चा पैदा हो जाए तो इसकी 2 साल की उम्र तक इसकी ब्रेन डे बाई डे क्या होती है, मैच्योर और डेवलप होती जा रही है। तो जब ब्रेन मैच्योर होगा और डेवलप होता जाएगा तो वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा कि नहीं, और उस स्पेस के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए कि कम, ज़्यादा, और वो स्पेस प्रोवाइड कौन करेगा, फॉन्टेनेल करेगा। तो अगर फॉन्टेनेल नहीं है, स्पेस नहीं है, केविटी फिक्स है, तो उसमें ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगी। सो दोज बेबीज हु आर एट रिस्क दैट देयर फॉन्टेनेल विल बी क्लोज अर्लियर, दोज बेबी इंक्रीज रिस्क फॉर मेंटल रिटार्डेशन। उन बच्चों में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो फॉन्टेनेल का मतलब क्या है, फॉन्टेनेल से फायदा क्या हुआ, इट विल अलाउ द ब्रेन टू मैच्योर फुली, या इट विल प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन। एक सिग्निफिकेंस ये लेके, अब ये बुक उठाओगे ना स्नेल, इसमें ये पॉइंट नहीं है, लेकिन दिस इज अ क्लिनिकल पॉइंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉन्टेनेल का फायदा क्या है। तो इट प्रोवाइड या इट अलाउ द ब्रेन to fully mature by providing enough space, ऐसा है ना, by providing enough space। ये enough space प्रोवाइड करके ब्रेन को अलाउ करता है ताकि वो फुली क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए। और ब्रेन की जो फुल मेच्योरेशन है वो कितने सालों तक होती है, 2 ईयर्स तक। वेरी गुड, ये पीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि इट प्रिवेंट कंप्रेशन ऑन द ब्रेन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेस्ट ICP। वेरी इंपॉर्टेंट वन, रेस्ट ICP, दिस इज इंपॉर्टेंट जी। ओके, इफ इट इज नॉट क्लोज ऑन टाइम, तो ब्रेन बड़ा नहीं होगा। ब्रेन ने जितना बढ़ना था 2 साल तक वो उतना ही बढ़ेगा, लेकिन इस बच्चे में फिर लूज केविटी की वजह से जब वो कभी खेलेगा या इधर उधर जाएगा तो उसमें ब्रेन शेकिंग की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मतलब अगर ये फॉन्टेनेल क्लोज ना हुए तो स्पेस तो ज़्यादा होगा, फिर ये बच्चा अगर कहीं पे जाकर इस तरह जर्क मारता है तो उसकी ब्रेन शेक करेगी एंड देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द ब्रेन।
तो इसका मतलब ये है कि ये फंटनेल टाइम पे क्लोज होकर ब्रेन को स्टैटिक बनाता है ताकि ब्रेन की जो शेकिंग है वो प्रिवेंट कर सके। क्लियर है? इस पॉइंट से क्या मुराद है? इट प्रिवेंट कंप्रेशन ऑन द ब्रेन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेज्ड आईसीपी। रेज्ड आईसीपी स्टैंड फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब जिस केविटी के अंदर ब्रेन है ना उसको हम क्रेनियल केविटी कहते हैं। हमारी क्रेनियल केविटी फिक्स है कि मोबाइल है? फिक्स है। और जो बच्चों की है वो क्या होती है? मोबाइल होती है। अगर फॉर एग्जांपल, यार आप लोग एक आसान मिसाल देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और ब्रेन जिस केविटी में पड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल केविटी। इसका मतलब ये है कि ब्रेन में अगर हम बाहर से इतना सा चीज़ भी रख देना तो वो एक स्पेस तो ऑक्युपाई करेगा ना, और अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो वो इस केविटी का प्रेशर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो केविटी का प्रेशर तब बढ़ सकता है अगर ब्रेन में इतना सा ट्यूमर हो, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से आईसीपी रेज हो सकती है कि नहीं? मतलब एक आपने इतना सा बाज रख दिया, ट्यूमर रख दिया, तो उसने एक स्पेस ऑक्युपाई किया, तो उस स्पेस ऑक्युपाई होने की वजह से जो क्रेनियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चले जी, ट्यूमर नहीं है, इस ब्रेन में इतना सा फ्लूइड आ गए है जिसको हम कहते हैं ब्रेन एब्सिस। क्या कहते हैं? ब्रेन एब्सिस में क्या होता है? इसमें पस बन जाता है, फ्लूइड आ जाता है। भाई कहने का मतलब ये है अगर फ्लूइड है या कोई ट्यूमर है, लेकिन अगर वो स्पेस घेर सकता है ना, उसकी वजह से क्रेनियल प्रेशर क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम में क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो हम में केविटी क्या है? फिक्स है। तो अगर ये प्रेशर बढ़ जाए और ये प्रेशर चाहता है कि मैं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊं, लेकिन केविटी फिक्स होने की वजह से वो प्रेशर बाहर नहीं जा सकेगा, तो वो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा कि नहीं? तो बड़ों में जब भी आईसीपी रेज होता है तो केविटी फिक्स होने की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर कंप्रेस होने की चांसेस ज़्यादा होती है। बच्चों में आ जाए, अगर बच्चों को ये मसाइल आ जाए अर्ली इन द लाइफ, 2 महीने 3-4 महीने वाले बच्चे में, तो उसकी भी प्रेशर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन उसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो किस पे लगेगा? फंटनेल पे। तो फंटनेल एज अ मोबाइल एरिया या फिक्स एरिया? मोबाइल। तो अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो वो फंटनेल को बल्ज करेगा बाहर के नहीं? जब फंटनेल बाहर की तरफ बल्ज होगा तो प्रेशर इनसाइड द ब्रेन क्या होगा? कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा और ब्रेन कंप्रेशन इफेक्ट क्या होगा? वो कम होगा। तो बच्चों में ट्यूमर इज नॉट दैट मच डेंजरस जितना डेंजरस किस में होता है? एडल्ट में होता है। द रीज़न इज कि हमारे कंडीशन में आईसीपी रेज होने की वजह से ब्रेन कंप्रेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू फिक्स केविटी, लेकिन बच्चों में फंटनेल होने की वजह से वो प्रेशर उस पर जाएगा तो ब्रेन कंप्रेशन इफेक्ट क्या हो सकता है? वो कम हो सकता है। तो रेज आईसीपी इज डेंजरस इन एडल्ट्स और इन इन्फेंट्स। एडल्ट्स के अंदर, एडल्ट्स में ये डेंजरस होता है। क्लियर है? तो दिस इज गुड और बैड? दिस इज गुड वन। क्लियर है? नंबर 3 आखिरी, यूज्ड फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जो फंटनेल है इससे हम डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। यूज फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन टू डायग्नोस, इसका मतलब ये है कि इससे हम बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? कभी कभार जब पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं तो उसके जो फंटनेल है वो रेज हो जाते हैं, मतलब वो बल्ज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट या बल्जिंग ऑफ फंटनेल। बल्जिंग ऑफ फंटनेल का मतलब क्या है कि फंटनेल का अंदर जाना या बाहर आना? बाहर। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह एक स्वेलिंग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे लेके आते पेरेंट्स, उसकी फंटनेल इतना क्या हो जाता है? बल्ज हो जाता है, बाहर की तरफ आता है। और कभी कभार वो पेरेंट्स जब बच्चा लेके आता है तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जिस तरह की एक केविटी बनी है, फंटनेल कहाँ पे क्या होता है? नीचे, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड फंटनेल। तो फंटनेल इज अ मोबाइल एरिया, इट मे बी बल्ज और इट मे बी डिप्रेस्ड। ये MCQ याद रखें। अगर एक बच्चा है उसकी फंटनेल क्या है? वो बल्ज है, तो इसका मतलब जो क्रेनियल केविटी है उसके अंदर प्रेशर क्या है? ज़्यादा। तो बल्जिंग ऑफ फंटनेल विल बी द हॉल मार्क ऑफ रेज आईसीपी। इसका मतलब ये है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो चुका है? वो बढ़ चुका है। लेकिन अगर फंटनेल क्या है? वो डिप्रेस्ड है, इसका मतलब कि इस बच्चे से मैक्सिमम फ्लूइड अंदर आए हैं या बाहर गए हैं, तो इसका मतलब दिस इज द हॉल मार्क ऑफ डिहाइड्रेशन। ये किसका हॉल मार्क है? डिहाइड्रेशन। तो देखे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं या पीडियाट्रिक, वो डॉक्टर जो बच्चों को डील करते हैं, दे आर कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? बच्चे तो बोल नहीं सकते कि हमें यह मसला है, वो इन साइंस को देखकर इन्वेस्टिगेशन करते कि द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट,
तो बल्जिंग ऑफ फंटनेल से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन विच इंक्रीज ऑफ आईसीपी। अब आईसीपी बढ़ने से कई मसाइल आ सकते हैं, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि आईसीपी क्यों बढ़ गई है? हम ब्रेन सीटी स्कैन करेंगे या ब्रेन एमआरआई करेंगे, और इससे हम पता चलाएंगे कि रेज आईसीपी का मतलब ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन एब्सिस है। ये तो हम इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन बल्जिंग ऑफ फंटनेल से एटलीस्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ है ब्रेन के अंदर जिसने आईसीपी क्या किया है, रेस किया है। लेकिन डिप्रेस फंटनेल से क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर बॉडी से क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड लॉस। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट अबाउट फंटनेल। अभी इस लेक्चर से आप लोगों ने क्या याद रखना है? क्लोजिंग टाइम। जो इंटीरियर फंटनेल है इसकी क्लोजिंग टाइम 18 मंथ्स में होती है, जो पोस्टीरियर है वो 1 ईयर में होती है। एज अ डॉक्टर ये चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। फॉर एनाटॉमी पर्पस दिस वन पॉइंट इज द की टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस फंटनेल मेक द बर्थ या मेक द डिलीवरी ईजियर। जब एक बच्चा डिलीवर होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो अगर ये एरिया जो है ना वो फिक्स होती तो वो बर्थ कैनाल पर प्रेशर ज़्यादा डालती, लेकिन इस फंटनेल की वजह से इस स्कल के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल मेक द डिलीवरी ईजियर। दैट इज द फंक्शन ऑफ फंटनेल रिगार्डिंग गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये फंटनेल जनाब डिलीवरी के दौरान भी ईजियर बनाती है। कभी कभार जो फंटनेल है ना ये बाई बर्थ फिक्स होते हैं, मतलब वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते, तो फिर उन माओ को डिलीवरी करने में बहुत पेनफुल कंडीशन का सामना भी होता है और डिलीवरी भी क्या हो जाती है? हार्डर हो जाती है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल पॉइंट, वेल एंड गुड, के फंटनेल आल्सो विल हेल्प टू मेक द डिलीवरी ईजियर। क्लियर है? गुड। अब नेक्स्ट आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। आप लोग हेडिंग दे दे पैरानेजल साइनसिस। हेडिंग दे दे पैरानेजल साइनसिस। दो एमसीक्यूज, ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक एटलीस्ट पैरानेजल साइनसिस से, ठीक है, बिकॉज इट्स ए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। पैरानेजल साइनसिस का मतलब क्या है? साइनस का मतलब यह है कि एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन। अगर किसी बोन में एक कैविटी है जिसमें क्या है? एयर है, एयर फिल्ड कैविटी। मैं कहता हूँ कि अगर एक कैविटी है, इस तरह एक सॉकेट है जिसमें क्या है? एयर है, और वो एक बोन का हिस्सा है, तो उसको हम साइनस कहते हैं। तो इधर देखे, ये क्या है? ये नोज है। नेजल इज द वर्ड यूज फॉर नोज। इस नोज के इर्द गिर्द इलाके को हम कहते हैं पैरानेजल स्पेस। इसमें फ्रंटल बोन भी है, इसमें मैक्सिलरी बोन भी है, इसमें इथमॉइड बोन भी है, इसमें स्फिनॉइड बोन भी है। मतलब इस नोज के इर्द गिर्द जितना भी स्पेस है ना, इसको हम पैरानेजल स्पेस कहते हैं। और इस पैरानेजल स्पेस के अंदर कुछ बोन्स है, उन बोन्स के अंदर कुछ कैविटीज होती है जो एयर से फिल होती है, और एयर फिल्ड कैविटी इन द पैरानेजल बोन्स इज कॉल्ड पैरानेजल साइनसिस। तो डेफिनेशन में लेके एयर फिल्ड कैविटीज इन द पैरानेजल बोन्स, मतलब नोज के इर्द गिर्द जितने भी बोन्स है उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज को क्या कहते हैं? पैरानेजल साइनसिस कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, वो इस साइनस का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का आप लोग इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये बोन है। इस बोन के अंदर अगर यहाँ पे हमें एक कैविटी नजर आ जाए, अंदर कैविटी, और इस कैविटी के अंदर क्या हो? एयर हो, सो दिस एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन इज कॉल्ड साइनस। इसको हम क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा बोन है? मैक्सिलरी बोन। यहाँ पे क्या है? फ्रंटल बोन। ठीक है, इन दोनों आंखों के दरमियान इस नोज के साथ जो बोन है उसको कहते हैं इथमॉइड बोन। कौन सी बोन? इथमॉइड। फ्रंटल, इथमॉइड, मैक्सिलरी, ये पैरानेजल बोन्स में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई हड्डी, अगर हम बोन्स को ले ले, उसका अपना एक स्पेसिफिक वेट होता है, लेकिन कभी हमने मैक्सिलरी बोन का वेट अपने ऊपर महसूस किया है? कभी हमने फ्रंटल बोन की जो वेट है वो महसूस किया है?
बोन तो अलग बात है, अगर इस मार्कर को हम सर पे रखें तो इसका अपना एक वेट है कि नहीं है, इसका वेट है, लेकिन बोन इससे कई गुना ज़्यादा वेट होता है, लेकिन हमने कभी अपने ऊपर इन बोन्स की वेट महसूस नहीं की है। इट्स मीन कि दीज बोन्स आर लाइट इन नेचर आर हेवी इन नेचर, लाइट, दीज बोन्स बिकम लाइट ड्यू टू द साइनस इन दीज बोन्स। इसका मतलब यह है कि इन साइनसिस की वजह से इस बोन की जो वजन है वो हमें महसूस नहीं होता। तो साइनसिस का फ़ायदा क्या है, दीज कैन कीप द पैरानेजल बोन्स लाइट इन नेचर। ठीक है, नंबर इसका फंक्शन पहले लिखें कि पैरानेजल साइनसिस की फंक्शन क्या है। एक फंक्शन तो ये है, इट कैन कीप द बोन्स लाइट, ये बोन्स को क्या रखते हैं, लाइट रखते हैं। कीप द बोन्स लाइट, लाइटन, ये बोन्स को क्या रखते हैं, लाइटन रखते हैं, हल्का रखते हैं, और इस वजह से हमारे ऊपर हम कभी इस बोन्स का वजन महसूस नहीं करते। एक और पॉइंट की तरफ, जो एयरफिल्ड कैविटी होती है ना बोन्स की तरफ, बोन्स के अंदर दे आर लाइंड बाय म्यूकोजा, इसका इनर साइड क्या होता है, म्यूकोजा। इसका मतलब यह है अगर यहाँ पे मैक्सिलरी बोन है, अगर इसके अंदर साइनस है, दैट साइनस विल बी नोन एज मैक्सिलरी साइनस, उसको क्या कहते हैं, मैक्सिलरी साइनस। इस साइनस के अंदर क्या होता है, म्यूकोजा, साइनस म्यूकोजा, और उस म्यूकोजा से सिक्रीशन आती है, सिक्रीशन, फ्लूइड फिल्ड सिक्रीशन, और वो सिक्रीशन दोनों तरफों से कहाँ को जाती है, नोज, और वो नोज की सिक्रीशन से हम बाहर फेंकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अभी स्टिल इसी वक्त नोज में बैक्टीरिया वगैरह है और वो नोज के जरिए अंदर लंग्स में जाने की कोशिश करता है, तो इस सिक्रीशन की वजह से वो हम बाहर एक्सपेल करते हैं। तो अगर साइनस ना होते, उसकी सिक्रीशन ना होती, तो हम बैक्टीरिया को नोज से बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो ये इनडायरेक्टली इन सिक्रीशंस की वजह से हमें इन्फेक्शन से बचाने की हेल्प भी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्शन। इसको क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, कि जितने भी साइनस है इसकी एक्शन है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। तो बस ये दो एक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो साइनस की वजह से बोन्स की वजन लाइट होती है, और दूसरी बात यह है कि साइनस से जो म्यूकस सिक्रीशन होती है उससे हम बैक्टीरिया को नोज से बाहर एक्सहेल करते हैं, एक्सपेल्ड करते हैं, और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो देयरफॉर दे हैव एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। अब लेके यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, अगर जनाब यहाँ पे एयरफिल्ड कैविटी है इन बोन्स में, तो दैट विल बी नोन एज मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी बोन के अंदर साइनस को क्या कहते हैं, मैक्सिलरी साइनस। फ्रंटल बोन में अगर एयरफिल्ड कैविटी है, इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल साइनस। अगर इथमॉइड बोन में है तो उसको हम इथमॉइडल साइनस। और एक बोन होता है स्कल के अंदर जो हमें सामने से नजर न आती है, ना हम पल्पेट कर सकते हैं, वो इस इथमॉइड के पीछे पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं स्फीनॉइड बोन। उसके अंदर साइनस को क्या कहते हैं, स्फीनॉइडल साइनस या स्फीनॉइड साइनस। तो याद रखे कि इन चार बोन्स के अंदर एयरफिल्ड कैविटी पाई जाती है, इसलिए वी हैव 4 पैरानेजल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमॉइडल साइनस एंड स्फीनॉइडल साइनस। इन साइनसेस को जो हमने नाम दिए हैं, दे डिपेंड अपॉन द बोन्स, के किन बोन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में जब आप बैठेंगे एमसीक्यूज क्या होंगे कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइनस इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज मैक्सिलरी साइनस। ये एमसीक्यूज है, जो मैक्सिलरी साइनस है इसके एमसीक्यूज लेके कि दिस इज द लार्जेस्ट साइनस, दिस इज द लार्जेस्ट साइनस इन ऑल पैरानेजल साइनस, कि जितने भी पैरानेजल साइनस है इनमें से लार्जेस्ट साइनस कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी पॉइंट इसका जो मेन आता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड साइनस। जब देखिए इन साइनसिस की कभी कभार इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको हम कहते हैं साइनोसाइटस। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस इज कॉल्ड साइनोसाइटस। तो अगर मैक्सिलरी साइनस की इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम मैक्सिलरी साइनोसाइटस कहते हैं। अगर इसकी है तो फ्रंटल साइनोसाइटस, अगर इसकी है इथमॉइडल साइनोसाइटस, अगर इसकी है तो स्फीनॉइडल। तो जो साइनोसाइटस का नाम है ना, वो डिपेंड करता है कि किस बोन की साइनस में इन्फेक्शन है। तो इन सब में हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ साइनोसाइटस केसेस इज अकोरिंग इन विच साइनस, मैक्सिलरी साइनस। तो नेक्स्ट MCQ लेके, दिस इज द मोस्ट कॉमनली infected sinus,
इन्फेक्टेड साइनस। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रंटल साइनस है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनस इज एब्सेंट बाय बर्थ, दैट इज फ्रंटल साइनस। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन, उसमें साइनसिस नहीं होती, लेकिन ये एज की मुताबिक फिर इन बोन के अंदर क्या डेवलप होती जाएगी? साइनस। और ये साइनस बिकम फुली डेवलप व्हेन द बेबी रीच अप टू प्यूबर्टी। जब बच्चे की जो प्यूबर्टी एज आती है तो तब तक उसकी फ्रंटल साइनस फुली डेवलप हो जाती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो फ्रंटल साइनस है ये बाय बर्थ क्या होते हैं? एब्सेंट। लेकिन जब बच्चे का उम्र 8 साल हो जाता है तो इस साइनस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड दे बिकम फुली डेवलप व्हेन इट रीच इनटू प्यूबर्टी। इसका एक वजह है, कैसे याद होगा आप लोगों को? जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो अपना हेड ऊपर कर सकता है। बच्चा अगर पैदा हो जाए तो कुछ वक्त तक, कुछ महीनों तक या कुछ 1 साल तक, इस तरह 8-7 महीने तक वो हेड को सपोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। द रीजन इज इसकी जो फ्रंटल बोन है उसमें साइनस नहीं है। तो हेड बोन में अगर फ्रंटल बोन के अंदर साइनस नहीं है तो वो हेवी होगा कि लाइट? वो इतना हेवी होगा कि वो बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए देयर इज नो सपोर्टिंग रोल ऑफ द बेबी रिगार्डिंग देयर हेड। लेकिन जब वो वक्त के साथ साथ जितना बढ़ता जाएगा उतना उसकी सपोर्ट मेंटेन होती जाएगी। द रीजन इज कि फ्रंटल साइनस बिकम डेवलप लेटर। द रीजन इज कि फ्रंटल साइनस ना होने की वजह से अर्ली इन द लाइफ बच्चे अपना हेड सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक रीजन है। यहाँ पहले कि एब्सेंट बाय बर्थ, बट फुली डेवलप्ड एट 8 to 14 ईयर, या प्यूबर्टी भी आप लोग लिख सकते हैं। 8 से लेकर 14 साल के दरमियान ये क्या हो जाता है? फुली डेवलप हो जाता है। दिस इज द लीस्ट कॉमन साइनस विच इज इन्फेक्टेड। सबसे लीस्ट कॉमन साइनस कौन सा इन्फेक्ट होता है? स्फीनोइडल साइनस। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड साइनस वाज मैक्सिलरी और सबसे लीस्ट कॉमन साइनस टू बी इन्फेक्टेड इज स्फीनोइडल। तो यहाँ पे लेके लीस्ट कॉमन साइनस टू बी इन्फेक्टेड, बट द रीजन इज बट मोस्ट डेंजरस। अब देखें, maxillary sinus is the most commonly sinus to be infected but least dangerous। वो क्या है? least dangerous। बंदा इन्फेक्ट हो जाता है 2 दिन बाद ठीक हो जाता है। ये तो होने पर बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाए इट प्रूवन वेरी डेंजरस। द रीजन इज कि इन सब साइनसेस में कौन सा है जो बैक साइड पे है? स्फीनोइड। ये कौन सा साइनस है यहाँ पे? फ्रंटल। ये क्या है? इथमोइडल। और ये क्या है? मैक्सिलरी। तो इस इथमोइडल के पीछे क्या है? स्फीनोइड है। इसलिए ये डेंजरस है कि स्फीनोइड साइनोसाइटिस से जो इन्फेक्शन है इट मे बी स्प्रेड इनटू द ब्रेन। ये कहाँ पे जा सकता है? ब्रेन पे जा सकता है। जितना ये बैक साइड पे होगा, जितना ये डीपर होगा, उतना इन्फेक्शन टू द ब्रेन स्प्रेडिंग की चांसेस क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। तो ये तो होने पे बहुत कम इन्फेक्ट होता है, लेकिन वंस इट इन्फेक्टेड इट प्रूवन वेरी डेंजरस। ठीक है। और ऐसा साइनोसाइटिस, ऐसा इन्फ्लेमेशन साइनस के अंदर जिसमें पेरी ऑर्बिटल पेन और ऑर्बिट मीन आईज, कि उसमें आई पेन भी शामिल हो, दैट विल बी इथमोइडल साइनस। क्योंकि इथमोइडल साइनस इज लाइज नियर टू द आईज, तो इसकी इन्फ्लेमेशन में फिर अकुलर पेन होता है। अकुलर मीन आई, तो आई पेन के साथ अगर साइनोसाइटिस आ जाए तो दैट विल बी मोस्ट लाइकली इथमोइडल साइनस। तो यहाँ पे लिखे कि साइनोसाइटिस विद, इसका मतलब क्या होता है? विद अकुलर पेन। अकुलर पेन मीन पेन इन द आई। अगर पेन इन द आई विद साइनोसाइटिस इकट्ठा आ जाए, थिंक अबाउट इथमोइडल साइनस। क्लियर है? तो देखें, एमसीक्यूज आप लोगों को रिपीट करता जाओ। द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड साइनस इज, द लार्जेस्ट साइनस इन ऑल इज, which sinus is least commonly affected? Sphenoid. But these are the MCQs. Which sinus is absent by birth? Frontal sinus. बस ये 4 पॉइंट्स याद रखें, इनमें से एक MCQs। ठीक है, बस 1 लाइन MCQs है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दे साइनस ड्रेनेज। ओके, गुड क्वेश्चन टू आस्क कि कोई टेस्ट है जिससे हमें पता चला सके कि विच साइनस इज इन्फेक्टेड। द आंसर इज पैरानेजल एक्सरे। हम क्या करते हैं? पैरानेजल एक्सरे करते हैं। पैरानेजल एक्सरे इस तरह होता है ना, देखिए जब हम एक्सरे रूम में जाते हैं अस्पताल में,
तो जहाँ कि हम एक्सरे करते हैं चेस्ट एक्सरे, तो हम चेस्ट इस तरह उसके साथ लगाते हैं कि नहीं, तो हम ये इस तरह ये जो फोरहेड है और जो टिप ऑफ द नोज है वो हम लगाते हैं और वो इस एरिया की क्या लेते हैं, एक्सरे, दैट इज कॉल्ड पैरानेजल एक्सरे। तो अगर यहाँ पे मसला आया तो मैक्सिलरी साइनोसाइटस होगा, यहाँ पे आया तो फ्रंटल होगा। और याद रखें मैक्सिलरी साइनस एक है कि दो है, दो, दिस इज लेफ्ट मैक्सिलरी, दिस इज राइट मैक्सिलरी, दिस इज लेफ्ट फ्रंटल, दिस इज राइट फ्रंटल। तो दीज ऑल साइनसेस आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ये किस में है, पेयर्स में है, जोड़े है, दो दो है। तो याद रखें कभी कभार इस साइनस की इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन ये ठीक होता है, दैट इज कॉल्ड राइट साइडेड साइनोसाइटस, इसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड मैक्सिलरी साइनोसाइटस। और कभी कभार दोनों की होती है, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल मैक्सिलरी साइनोसाइटस। देखिए वो अल्लाह ने बॉडी में जो चीज़ें दो पैदा किए हैं ना, अगर साइनस कितनी है, दो है, तो हमने अगर एक को देखना है तो साइड बाय साइड दूसरे को भी देखना होगा। कभी कभार एक के साथ दूसरा भी इन्फेक्ट होता है। सो व्हेन यू आर इन द बॉडी देयर इज पेयर, पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा, दो। ये जरूर याद करें पूरी जिंदगी कि व्हेन यू आर देयर इज पेयर यू पीपल शुड कंपेयर, उसको क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि एक मसला है या दोनों में मसला है। अगर एक अपर लिम्ब का मसला है तो इस लिम्ब का भी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। ये भी अगर एक बंदा वो कहते हैं कि यार मैं ये हाथ उठा नहीं सकता, तो आपको तो पता है कि इसमें मसला है, उसको कहो कि ये वाला हाथ उठाओ, कितना उठा सकते हो, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड लीजन इज ओके बट देयर इज लीजन ऑन दी राइट साइड। तो वेन एवर देयर इज पेयर यू पीपल शुड टू कंपेयर, ये याद रखिए पॉइंट है। नाउ इस पैरानेजल एक्सरे को रीड कैसे करना है, इसकी फाइंडिंग क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम स्टेप 3 में पढ़ेंगे। और इसमें 50 एक्सरे है जो पैरानेजल साइनसिस की है सिर्फ, उसको एक एक को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे डिस्कस करने के बाद अस्पताल में जब भी जाओगे यू पीपल विल बी फील वेरी इजी टू डायग्नोज पैरानेजल साइनोसाइटिस। लेकिन वो इंशाल्लाह क्लिनिकल स्टेप है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकली स्टेप 1 के लिए पढ़ते हैं। क्लियर है। अब लिखिए साइनस ड्रेनेज, कि साइनस ड्रेनेज का मतलब क्या है। साइनस ड्रेनेज में हमने ये याद रखना है, देखें नोज में अगर हम देखें ना, नोज, इस नोज की जो इंफीरियर साइड है, अब देखें हाँ नोज है, नोज हैज 2 नोस्ट्रिल्स, इसमें कितनी नोस्ट्रिल है, 2, और इन दोनों नोस्ट्रिल को इक्वली डिवाइड क्या है बाय नेजल सेप्टम, इसको क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम। इसका ये वाला पार्ट इसका टिप है, ये क्या है, टिप, और ये वो पार्ट है जो किस बोन के साथ अटैच है, फ्रंटल बोन। तो जो नेजल सेप्टम है इसका ये वाला पार्ट अगर आप लोग फील करें ना अपनी नोज से, तो ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, इट इज कॉल्ड बोनी पार्ट ऑफ द सेप्टम, इसको क्या कहते हैं, बोनी, और ये सॉफ्ट है, इसको हम कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द सेप्टम कहते हैं। तो जो नेजल सेप्टम है इसकी ये वाली पार्ट क्या है, ये बोनी है, और ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस है। इसका भी रीजन है कि ये वाला पार्ट फ्रंटल बोन के साथ बॉडी को टच है, तो उसको सपोर्ट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ये बोनी है। लेकिन ये जो है ना ये फ्री है, इसको अगर इतना ज्यादा जो है ना सपोर्ट ना भी मिले तो ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस है। दूसरी बात जहाँ पे एक ब्यूटी की बात भी आती है, अगर फॉर एग्जाम्पल चाइनीज नहीं यार, ठीक है ना, हेयर वो इसको कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द नेजल ब्रिज, वो अलग चीज है, वो जेनेटिक्स का इशू होता है, जीन्स वगैरह का इशू होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी के लिहाज से कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो मेल और फीमेल स्किन है उसमें फ़र्क है कि नहीं, फीमेल स्किन में एस्ट्रोजन होने की वजह से थिन होती है, लेकिन जो मेल स्किन है टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से थिक होती है, स्मॉल होती है, थिक 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 स्किन इज इन मेल बट थिन स्किन इन दी फीमेल। याद रखे ये एरिया ये मोर फ्लेक्सिबल है फीमेल में और ये एरिया लीस्ट फ्लेक्सिबल है इन मेल। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग किसी फीमेल के लिए ये जगह इस तरह छेड़ लेना तो इट इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी। फॉर एग्जांपल अगर ये जगह हार्ड होता ना तो फिर तो बस नोज इसी तरह होता ना, फिर कोई इस तरह फंक्शन ना था। लेकिन दिस इज अकाउंट फॉर द ब्यूटी साइन। जितने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, कभी कभार वो नखरे भी करते ना फीमेल लोग, ठीक है ना, तो इस तरह कभी कभी शक्लें बनाती है कि नहीं, तो मतलब उसमें इसकी ब्यूटीफुल साइन आती है। ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि दिस टिप इज फ्री, इट इज अ साइन फॉर द ब्यूटी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये मोबाइल होना चाहिए, बस वो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, ये कार्टिलेजिनस पॉइंट है और ये क्या है, बोनी पॉइंट है। अब इधर देखें, अगर हम नोज की इंटीरियर साइड पे जाए उसको हम कहते हैं नेजोस्कोपी। क्या कहते हैं, नेजोस्कोपी।
तो इस एक साइड पे अगर हम नोज को देखें, इसका एक लोअर पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लोर। फ्लोर मीन लोअर पार्ट को। एक अपर पार्ट है जिसको कहते हैं रूफ, छत को कहते हैं, और एक लेटरल पार्ट है और एक मीडियल पार्ट है। वैसे आप लोगों से अगर कोई ये पूछे जो नोज है ना, इसका जो ग्राउंड है नीचे, वो किसने बनाया है, वो पैलेट ने बनाया है। ये पैलेट जो है ना, अगर इसको हम पंक्चर करें तो हम नोज में आएंगे कि नहीं। आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, ये हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी में। तो फ्लोर इज मेड बाय पैलेट, ठीक है। और जो मीडियल पार्ट है इट इज मेड बाय नेजल सेप्टम। इसे क्यों में आता है नेजल सेप्टम। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये साइनस है, कौन से, मैक्सिलरी साइनस, तो ये अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करके किसकी तरफ ड्रेन करती है, नोज की तरफ। तो लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस की सिक्रीशन लेफ्ट नोस्ट्रल में जाती है और राइट की राइट नोस्ट्रल में जाती है। अब इधर देखिए, जब ईएनटी वाले, ईयर नोज थ्रोट जो स्टडी करते हैं, ईएनटी वाले लोग जब वो नोज को देखते हैं तो इस नोज के अंदर इस तरह की बोनी प्रोजेक्शंस है। क्या है, बोनी प्रोजेक्शन साइड्स पे। एक बोन की इतनी टुकड़ा सा है, फिर बोन का टुकड़ा है, डिफरेंट बोन की प्रोजेक्शंस है। और बोनी प्रोजेक्शन इन द नोज इज कॉल्ड कोनकास। इसको हम क्या कहते हैं, कोंका। कोंका का मतलब यह है कि दोनों साइड के नोज पे छोटे छोटे बोनी क्या है, प्रोजेक्शन है, एलिवेशन है, और हर एक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोंका। अब इधर देखें, एक कोंका जनाब यहाँ पे है, इधर देखें, हाँ ये एक कोंका इधर होता है। हर एक नोज में हाउ मेनी कोंकास आर देयर, 3 कोंकास आर देयर। तो इसलिए ये सबसे ऊपर है तो उसको हम सुपीरियर, लेकिन नोज में है तो नेजल इज द वर्ड यूज फॉर नोज, सुपीरियर नेजल कोंका। इसको हम कहते हैं मिडल नेजल कोंका, और इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर नेजल कोंका। इससे एमसीक्यूज, प्लेग क्वेश्चन हो, यूएसएमएल हो, जो भी हो, इससे एक एमसीक्यू जरूर आता है कि देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्शन इन द नोज, एवरी प्रोजेक्शन इज कॉल्ड कोंका, बट देयर आर 3 प्रोजेक्शन, one is superior nasal concha, another is middle nasal concha, last one is inferior nasal concha। और जो superior nasal concha है, इससे ऊपर एक बोन खुद पड़ा है, and this bone which is above the superior nasal concha is called sphenoid bone। अंदर की साइड से कौन सा बोन है, sphenoid bone है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब MCQs ये है कि ये फिर sphenoid bone और superior nasal concha के दरमियान एक स्पेस है कि नहीं, ये एक स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। एवरी स्पेस इन द कोंका इज कॉल्ड मिएटस। इसको हम क्या कहते हैं, मिएटस कहते हैं। अब इधर देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कोंकास के दरमियान ये एक मिएटस ये है, एक ये है और एक ये है। ये मिएटस नहीं है। द रीजन इज कि इसका एक ऊपर वाला साइड बोन है, तो इस बोन और कोंका के दरमियान स्पेस को मिएटस नहीं कहते, लेकिन हर कोंका के दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं, मिएटस कहते हैं। लेकिन आप लोगों को जो एमसीक्यूज आएगा वो ये है कि भाई द स्पेस बिटवीन, बताए, स्फीनॉइड बोन एंड सुपीरियर नेजल कोंका इज कॉल्ड स्फीनोइथुमाइड रेसिस। इस एरिया का नाम है भाई। हेड एंड नेक एनाटमी इज अ क्रिटिकल एनाटमी, ठीक है ना। स्फीनोइथुमाइडल रेसिस, इसको हम क्या कहते हैं, स्फीनोइथुमाइडल रेसिस। याद रखें, स्फीनोइथुमाइडल रेसिस इज अ स्पेस बिटवीन स्फीनॉइड बोन एंड सुपीरियर नेजल कोंका। अब इधर देखें, ये फिर कोंका होगा कि मिएटस, ये 1 नंबर मिएटस है, ये भी क्या होगा, मिएटस। और इस कोंका के नीचे भी क्या होता है, मिएटस। तो हाउ मेनी मिएटस आर देयर, 3। तो ये सबसे ऊपर है, ये मिडल में है और ये सबसे नीचे है, तो इसका नाम होगा सुपीरियर नेजल मिएटस। इसका नाम क्या होगा, सुपीरियर नेजल मिएटस। इसका नाम क्या होगा, मिडल नेजल मिएटस, ठीक है। और इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंफीरियर नेजल मिएटस। भाई ये आप लोग क्लास के बाद एक दूसरे के साथ बार बार रिपीट करें। प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है ही इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। फिर से सुन ले, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए है ना, ये हमने एक नोज की साइड ड्रा किए है। एग्जैक्टली दी स्ट्रक्चर आर लाइज ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द नोज। इधर देखें, सबसे ऊपर नोज के डीपर पार्ट, सबसे ऊपर क्या पड़ा है, स्फीनॉइड बोन। उसके नीचे हमें एक बोनी प्रोजेक्शन मिला है, फिर इसके नीचे और भी था और एक और भी था, तो 3 प्रोजेक्शन है ऑन ईच साइड ऑफ द नोज। तो उसको हम, और ये प्रोजेक्शन किस में है, नोज में है। तो दिस प्रोजेक्शन एज अ होल नोन एज नेजल कोंकास। लेकिन है कितने, 3।
तो सबसे ऊपर वाला सुपीरियर नेजल कोंका, मिडल नेजल कोंका और इंफीरियर नेजल कोंका। आसान है ना। अब इधर देखे, जो स्फीनॉइड बोन है और सुपीरियर नेजल कोंका है, इसके दरमियान स्पेस क्या है? स्फीनोइथमोइडल रिसेस। ये कौन सा है? शायद स्फीनोइथमोइडल रिसेस। ये किसके दरमियान स्पेस है? स्फीनॉइड बोन और सुपीरियर नेजल कोंका के दरमियान। जो सुपीरियर नेजल कोंका और मिडल नेजल कोंका है, इसके दरमियान क्या है? सुपीरियर नेजल मिएटस है, ठीक है। और फिर ये मिडल मिएटस है और ये इंफीरियर नेजल मिएटस है। अब इधर देखें, अब आते हैं जनाब कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आप लोग कहोगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है? साइनस ड्रेनेज। हमने बात क्या की थी कि ईच साइनस इज इंटरनली लाइंड बाय म्यूकोजा। ये भी हमने बात किया ना कि हर एक साइनस की इनर लाइनिंग में क्या होती है? म्यूकोजास। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये एक साइनस है, ये बोन के अंदर एक एयर फील्ड क्या है? कैविटी है। अब इस एयर फील्ड कैविटी की जो इनर लाइनिंग है, दिस इज कॉल्ड म्यूकोजा, एंड दिस म्यूकोजा विल सिक्रीट म्यूकस सिक्रीशन। इससे म्यूकस सिक्रीशन होगी ना, ये म्यूकस सिक्रीशन है। अगर ये म्यूकोजा साइनस के अंदर म्यूकस बनाती जाएगी, म्यूकस इज अ फ्लूइड। ये क्या है? फ्लूइड है। और वो साइनस के अंदर मतलब ये कि रिटेन्ड होता जाएगा। अगर एक आप लोग पानी के एक तालाब को देखें, अगर उसमें पानी बहता जाएगा तो उसमें जो है ना गंदगी के चांसेस क्या है? कम है, अगर बहता जाएगा फ्लो। लेकिन अगर जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, स्टेगनेंट का मतलब क्या है? अगर कड़ा हुआ पानी या अगर एक एरिया है जिसमें पानी बिल्कुल कड़ा है, तो वहाँ पे गंदगी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं कि बॉडी का उसूल है, ह्यूमन बॉडी का ये उसूल है कि जहाँ पे भी सिक्रीशन हो रही हो, उस सिक्रीशन को जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उतना उसको ड्रेन भी होना चाहिए। अगर सिक्रीशन प्रोड्यूस होंगे लेकिन वो ड्रेन नहीं होंगे तो उसमें रिटेंशन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा। और रिटेन्ड सिक्रीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उस पर फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब इधर देखें, मैक्सिलरी साइनस से अपने सिक्रीशन आएंगे, फ्रंटल साइनस से अपने सिक्रीशन आएंगे। एवरी साइनस विल प्रोड्यूस देयर ओन सिक्रीशन बट ऑल सिक्रीशन विल बी ड्रेन्स। सारे सिक्रीशन क्या होंगे? ड्रेन्स होंगे। अब एमसीक्यूज ये है कि यहाँ पे जो सबसे बैकवर्ड साइनस था उसका नाम क्या था? स्फीनॉइड साइनस। वेरी गुड। स्फीनॉइड साइनस की जो सिक्रीशन है वो नोज को आने चाहिए। मैक्सिलरी साइनस की सिक्रीशन कहाँ को आने चाहिए? ऑल साइनस सिक्रीशन एट द एंड इवेंचुअली विल बी ड्रेन इनटू द नोज, वो नोज को आने चाहिए। तो एमसीक्यूज ये है कि स्फीनॉइड साइनस ये जब अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे और उसको कहाँ को पहुंचाएंगे? नोज तक। तो उसको किस रास्ते से आना पड़ेगा? स्फीनोइथमोइडल रेसेस, यहाँ से आएंगे ये। तो एमसीक्यूज ये है कि स्फीनॉइड साइनस विल ड्रेन देयर सिक्रीशन इनटू द नोज बाय द हेल्प ऑफ विच स्पेस? स्फीनोइथमोइडल रेसेस। अगर एमसीक्यूज ये आ जाए कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, हेवीनेस ऑफ द हेड, इस तरह के क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि एक्सरे वाज डन विच शोज स्फीनोइथमोइडल रेसेस ऑब्स्ट्रक्शन। उसके अंदर क्या था? स्फीनोइथमोइडल रेसेस ऑब्स्ट्रक्शन। तो विच साइनस सिक्रीशन विल बी इम्पेयर्ड टू ड्रेन? आंसर इज मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमोइडल के स्फीनॉइड। तो स्फीनोइथमोइडल रेसेस वो रास्ता है जो स्फीनॉइड साइनस की सिक्रीशन को ड्रेन करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बोन है, तो इससे जो सिक्रीशन आएंगे वो इस तरह जाएंगे ना। तो स्फीनोइथमोइडल रेसेस के लिए जो कॉमन एमसीक्यूज है, इट ड्रेन स्फीनॉइड साइनस। ये किस साइनस को ड्रेन करेगा? स्फीनॉइड साइनस को ड्रेन करेगा। अगर ये स्पेस, ये रेसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो उसमें ये सिक्रीशन आगे नहीं आएगी, तो ये सिक्रीशन इसमें रिटेन होगी और रिटेन सिक्रीशन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन व्हिच इज कॉल्ड स्फीनॉइड साइनोसाइटिस। इसको फिर क्या कहेंगे? स्फीनॉइड साइनोसाइटिस कहेंगे। और फिर बंदे पे हेवीनेस ऑफ द हेड, अगर सिक्रीशन स्फीनॉइड साइनस के अंदर रह जाए और वो बढ़ जाए तो उस फ्लूइड का पर एक वजन होगा कि नहीं, एंड दैट विल लीड्स टू अ सिम्टम दैट इज कॉल्ड हेवीनेस ऑफ द हेड। हम कहते हैं यार कि सर का बोझ मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हेवीनेस ऑफ द हेड। अब इधर देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, ये मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे कौन सा साइनस है? अब ये एमसीक्यूज है। जो इथमोइडल साइनस है ना, इथमोइडल साइनस, इधर देखें, इथमोइडल साइनस, अगर मैं एक ये इथमोइडल साइनस बना रहा हूँ, ईच इथमोइडल साइनस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 3। जो इथमोइडल देखें, स्फीनॉइड साइनस ये एक ही है, तो दूसरे साइड पे भी स्फीनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, फ्रंटल एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। हर साइनस कितनी है? 2, लेकिन ईच साइनस इज अ सिंपल साइनस।
but the complicated sinus which is further divided into groups is ethmoidal sinus. ethmoidal sinus की जो each sinus है उसमें इस तरह की कितनी ग्रुप्स होती है? 3, एक ये और एक ये। इधर देखें, जब ethmoidal sinus को हम ओपन करते हैं ना सर्जन, तो उसको ethmoidal sinus का ये वाला पार्ट पहले नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज एंटीरियर ethmoidal। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर ethmoidal sinus। और ये सबसे पीछे होता है, इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर ethmoidal sinus। और एक इंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान होता है ये पूरा, इसको मिडल ethmoidal sinus कहते हैं। ये पॉइंट समझ आ गई यार? अब इधर देखिए, ethmoidal sinus is one, but that one ethmoidal is further divided into 3। ठीक है, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ये सुन ले और पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अपना इंटरनल लाइनिंग है, इसको क्या कहते हैं? म्यूकोजा ऑफ विच साइनस? इंटीरियर ethmoidal। इसका अपना म्यूकोजल लाइनिंग है, ये साइनस है ना, इसका अपना है, और इसका अपना साइनस है। इससे सिक्रीशन आएंगे कि नहीं? किधर जाएंगे सिक्रीशन? नोज को। इसकी सिक्रीशन भी नोज को, इसकी भी नोज को। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि ethmoidal साइनस का जो कौन सा साइनस है? पोस्टीरियर ethmoidal साइनस। इसकी जो सिक्रीशन है वो नोज को पहुंचेंगी इस स्पेस के दरमियान, सुपीरियर नेजल मिएटस के जरिए मिलेगी। किसके जरिए? सुपीरियर नेजल मिएटस। तो यहाँ पे अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सुपीरियर नेजल मिएटस विल ड्रेन इनटू विच साइनस? फ्रंटल, ethmoidal, स्फिनोइडल के मैक्सिलरी। शाबाश, फिर से सुन ले, सुपीरियर नेजल मिएटस में कौन सा साइनस ड्रेन करेगा? ethmoidal। लेकिन ethmoidal एज अ होल या इसका एक पार्ट? एक पार्ट, एंड दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ethmoidal साइनस। भाई कंसेप्ट है इस टॉपिक में कि नहीं? हाँ जी, पोस्टीरियर ethmoidal साइनस बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। ठीक है, लेकिन अब ethmoidal साइनस सारा का सारा ड्रेन हुआ या इसका एक पार्ट? एक पार्ट, जस्ट पोस्टीरियर। तो उसके कौन से भी ड्रेन होने हैं? इंटीरियर एंड मिडल, दैट विल बी ड्रेन इनटू द मिडल नेजल मिएटस। वो इस रास्ते से आएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे लेके इंटीरियर प्लस मिडल व्हाट? ethmoidal साइनस। अब आप लोग कहोगे कि यार इससे नेब वाले एमसीक्यूज कैसे पूछेंगे? बहुत आसान है, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ethmoidal साइनस पूरा ड्रेन हुआ कि नहीं? पूरा ड्रेन हुआ यार। ethmoidal साइनस के कितने ग्रुप्स होते हैं? इनमें से जो एक है ये कहाँ पे जाएगा? सुपीरियर नेजल मिएटस। और ये दोनों कहाँ पे जाएंगे? मिडल नेजल। तो पूरा हो गया कि नहीं? बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये है, एक मिनट है, पिक्चर ना निकाले, इसमें कुछ चीजें ऐड कर दो बाद में। ठीक है, साइनसेस आर द स्पेसेस। फिर उन स्पेसेस से नोज की तरफ रास्ते आए हैं, उन रास्तों को हम मिएटस कहते हैं। ठीक है ना? तो जो सिक्रीशंस है वो तो प्रोड्यूस साइनस में होगी, लेकिन नोज की तरफ इन रास्तों के जरिए आएगी, जिसको हम मिएटस कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, ये कौन सी साइनस है? मैक्सिलरी। इससे इसके अंदर जो साइनस है उससे तो सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसने जाना किस टाइप है? नोज की तरफ। तो कुछ रास्ते तय करेगी कि नहीं? और उन रास्तों को हम मिएटस कहते हैं। ठीक है, और वो मिएटस क्या है कि इस नोज के अंदर कोंकाज है, उनके दरमियान इस तरह स्पेसेस है। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि अब कौन से कितने साइनस रह गए हैं? स्फिनोइड साइनस ड्रेन हुआ है कि नहीं? और ethmoidal भी ड्रेन हुआ है, कितने रह गए? कौन से? एंड फ्रंटल। दोस टू रिमेनिंग साइनसेस आल्सो ड्रेन टू मिडल नेजल मिएटस। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इसमें इंटीरियर और मिडल ethmoidal भी ड्रेन होंगे, इसमें मैक्सिलरी भी ड्रेन होगा, प्लस फ्रंटल भी ड्रेन होगा। तो एमसीक्यूज ये है, विच मिएटस विल ड्रेन द मैक्सिमम साइनस सिक्रीशन टू द नोज इज मिडल नेजल मिएटस। वैसे कितने साइनस है? 4। उन 4 में से 2 फुल 2 वो भी इसमें आते हैं, और उनमें से एक साइनस का 66% 2 हिस्से भी इसमें आते हैं। तो ज्यादा साइनस कौन ड्रेन करते हैं? मिडल नेजल मिएटस। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली मिएटस टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन इस साइनस मिएटस में होती है। तो अगर इधर देख, इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू दिस मिडल नेजल मिएटस इज एलर्जी, डस्ट एलर्जी। अगर डस्ट एलर्जी बार बार आ जाए
तो वो इन कोंका के दरमियान जो स्पेस है उसको क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट। तो जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा द लार्जेस्ट साइनस वाज मैक्सिलरी। तो इन सब में से ज्यादा साइनस ड्रेनेज किसका है, तो अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो ज्यादा इफेक्ट किस पे जाएगा, तो इसलिए मोस्ट कॉमन साइनस इज अफेक्टेड इज मैक्सिलरी साइनस, ये रीजन है, ठीक है ना। इसकी जो ड्रेनेज एरिया है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन चांसेस क्या है, ज्यादा है, इसलिए मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मिएटस रह गया है लेकिन साइनसेस कितने रह गए, खत्म हो गए। तो एमसीक्यूज ये भी है, नेम द मिएटस वेयर नो साइनस इज ड्रेन, इंफीरियर नेजल मिएटस, इसमें कोई भी साइनस नहीं आता, लेकिन इसमें आएगा क्या, ये भी पॉइंट है। इसमें एक डक्ट आता है, क्या आता है, डक्ट, और उस डक्ट का कनेक्शन आई के साथ और नोज के साथ होता है, और आई के अंदर जो ग्लैंड है जिसने टीयर्स प्रोड्यूस करने हैं दे आर कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड्स, उसको क्या कहते हैं, लैक्रिमल। तो नोज और लैक्रिमल ग्लैंड के दरमियान डक्ट को कहते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट, इसको क्या कहते हैं, नेजो। इधर देखिए लैक्रिमल ग्लैंड से एक डक्ट आया है नोज की तरफ और किस मिएटस पे आया है, दैट इज कॉल्ड नेजो, हाँ जी, लैक्रिमल। इनवी के जितने पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम है उठाकर देखिए, हर साल क्वेश्चन होता है कि नेजो लैक्रिमल डक्ट विल बी ड्रेन इनटू व्हिच मिएटस, इंफीरियर नेजल मिएटस। क्लियर है। अब एमसीक्यूज ये है कि आंख की लैक्रिमल ग्लैंड और नेजल केविटी का आपस में रिलेशन है कि नहीं, किस डक्ट के जरिए, तो जो लोग ज्यादा रोते हैं, गम में, अफसुर्दगी में ज्यादा रोते हैं, तो उन लोगों की स्पॉन्टेनियस पानी जो है ना नोज से स्टार्ट होती है कि नहीं, दिस बिकॉज ऑफ दिस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो देयर इज, जो चीजें आप लोगों ने जिंदगी में देखी है, देखे जो चीजें आप लोगों ने जिंदगी में देखी है वो आप लोगों को प्रैक्टिकली मेडिसिन प्रूफ कराएगा, ठीक है ना, हर एक चीज की एक लिंक है, ठीक है। तो देखे हमने सारे साइनस भी ड्रेन किए और आखिर में हमने एक डक्ट भी ड्रेन किया, क्लियर है। अब एमसीक्यूज लेके, एमसीक्यूज स्कूल का हेडिंग दे दे और एमसीक्यूज लेके, एमसीक्यूज देखे, ओके, नजला जुकाम, ठीक है। देखे हम साइनस की बात करते हैं, साइनसेस आर द एयर फिल्ड कैविटी इन दी बोन्स, लेकिन जो नोज है ना इसकी इंटरनल लाइनिंग को हम नेजल म्यूकोजा कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनस म्यूकोजा, इसको क्या कहते हैं, नेजल म्यूकोजा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा इज कॉल्ड राइनाइटिस, इसको क्या कहते हैं, राइनाइटिस में फिर नेजल सिक्रीशन आती है और वो सिक्रीशन भी ये साइनस सिक्रीशन होती है, ठीक है। और बिल्कुल दिस सिक्रीशन लुक लाइक क्लियर वाटर, ये किस जैसा होती है, क्लियर वाटरी। अगर उसमें पस वगैरह आ जाए, वो वाटरी सब्सटेंस पस की तरफ हो, तो दैट विल बी नोन एज बैक्टीरियल पस कंटेनिंग राइनाइटिस, क्लियर है। कभी कभार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं अभी पढ़ा नहीं चाहता था, लेकिन इसने पॉइंट रेज किया है, स्टेप 2 का वैसे एक कॉन्सेप्ट है लेकिन पढ़ेंगे, आप लोग सुन ले, आसान है भाई। जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसका वजन जो होता है ना वो तकरीबन केजी से ज्यादा होता है, 1.2 केजी इसी तरह, लेकिन कभी हमने अपनी ब्रेन की वजन को महसूस किया है, द रीजन इज कि ब्रेन इज फ्लोटिंग इन दी CSF। ये किस में फ्लोट करता है, CSF का नाम सुना है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो यहाँ से भी लोग लेते हैं लंबर पंक्चर से, CSF होता है, इसके अंदर ब्रेन क्या करता है, फ्लोट करता है। ये बात समझ आ गई। मेन पॉइंट ये है, CSF के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा जब हम आगे लेक्चर में जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ब्रेन के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उसको हम CSF कहते हैं, ठीक है। अब कभी कभार एक बंदा है ना वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लग जाता है, और एक्सीडेंट में लगने के बाद जब वो बंदा हॉस्पिटल लाता है, उस बंदे की नाक से बिल्कुल ऐसा जो है ना फ्लूइड आते हैं जिस तरह आपने यहाँ पे पानी डाला है और वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अ क्लियर वाटरी फ्लूइड सिक्रीशन फ्रॉम दी नोज आफ्टर RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसका वजह यह है कि ये जो बेस ऑफ द स्कल है ना, जो स्कल बोन की बेस है, ये लग गई है और दैट बोन बिकम फ्रैक्चर्ड, वो बोन क्या हो चुका है, फ्रैक्चर, और उस फ्रैक्चर की वजह से जो ब्रेन की CSF है अब वो नोज के जरिए बाहर आ रही है। इसका मतलब इसका उसको कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है CSF राइनूरिया। इसको क्या कहते हैं, CSF राइनूरिया का मतलब है रनी नोज, एनीथिंग दैट इज कमिंग आउट द नोज इज कॉल्ड राइनूरिया। लेकिन इस राइनूरिया के अंदर कौन सी चीज आ रही है, CSF। अब एक बंदा है वो जनाब किसी डस्ट को या किसी
आलूदगी को, वो एलर्जिक है, वो बाहर जाते हैं तो उस पर जो है ना छींके लग जाती है और इसके नोज से भी कुछ वक्त के बाद क्या आना शुरू हो जाती है, सिक्रीशन, वो भी क्या होती है, वाटरी। उसको हम कहते हैं कि भाई राइनाइटस। इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा स्कार्डा। तो राइनाइटस में भी सिक्रीशन आएगी, CSF राइनूरिया में भी सिक्रीशन आएगी और दोनों की नेचर क्या होगी, वाटरी होगी। कैसे पता चलेगा कि यार ये CSF है या इसकी अपनी सिक्रीशन है नोज की? आसान तो है कि हम MRI करके बोन फ्रैक्चर देखें, ठीक है, लेकिन MRI हर एक नहीं कर सकता। फिर एज अ डॉक्टर CSF राइनूरिया में हमेशा पेशेंट कहेगा कि अभी रिसेंटली इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि फ्रैक्चर जब तक ना हो तो CSF नीचे नहीं आ सकती। और फ्रैक्चर के लिए एक्सीडेंट का होना ज़रूरी है कि नहीं? या तो वो एक्सीडेंट की हिस्ट्री देंगे या किसी ट्रोमा की, बॉक्सर वगैरह, बॉक्सिंग में बहुत कॉमन है, बॉक्सर यहाँ पे लग जाता है कभी कभार तो उसकी बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से CSF नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री या ट्रोमा की होगी, बॉक्सिंग की होगी, फाइट की होगी, रेसलिंग की होगी या फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, किसी भी कंडीशन में, लेकिन उसको ट्रोमा हो चुका होगा, लेकिन इसमें ट्रोमा की हिस्ट्री नहीं है। फिर एक सिंपल पॉइंट, ये MCQs है यार, कि अगर आप बंदे को ये बताए कि जो सिक्रीशन नोज से आ रही है कोशिश करे कि उसको वापस खींचे, इसको कहते हैं स्नफ्ड बैक। अगर मतलब इस तरह वो इस तरह करे तो जो राइनाइटस की सिक्रीशन है वो बंदा रिटेन कर सकता है कि नहीं? लेकिन CSF इज नेवर एवर स्नफ्ड बैक। ये याद रखें, जो सिक्रीशन नोज से आ रही है अगर वो इंसान चाहे भी कि उसको वापस खींचे, वो कभी नहीं खींचेगा, क्योंकि इट इज डाउनवर्ड, वो आ रही है, ऊपर से आ रही है। लेकिन जो सिक्रीशन बंदा वापस खींच सकता हो, इट इज नॉट CSF, इट इज द सिक्रीशन ऑफ द नोज इटसेल्फ। ये इसकी क्लिनिकल डिफरेंस है। तो if a secretion is not snubbed back by the person, this is the case of CSF rhinuria. But if the same secretion is snubbed by the person, that is rhinitis. फिर inflammation of nasal just allergy है। नेक्स्ट, अगर आप उस बंदे को क्या दे दे, हैंडकरचीप, रुमाल दे दे कि सिक्रीशन पे ये इस तरह कर ले रुमाल, और रुमाल को 3 मिनट तक रखे, कितने मिनट तक, 2 से 3 मिनट, और फिर रुमाल को आप देख ले, उस रुमाल के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ वो फ्लूइड है, वो मतलब ये कि गीला हो जाएगा ना, और वो रुमाल जब सूखेगा ना, गीला होने के बाद जब वो सूख जाएगा, वहाँ पे रुमाल हमें रुमाल जैसा दिखे, इसका मतलब कि सिक्रीशन में कोई म्यूकस वगैरह का कंसेप्ट हो नहीं है, इट विल बी CSF। लेकिन अगर वो सिक्रीशन रुमाल पे दाग छोड़ेगा, निशान छोड़ेगा, इट विल बी राइनाइटिस। ये भी क्लिनिकल है, लेकिन ये है कि हम बाद में पढ़ेंगे, ये और कंसेप्ट है, ठीक है। आते हैं जनाब MCQs की तरफ, जो स्टेप 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मैक्सिलरी साइनस ड्रेन इनटू डैश मिडल नेजल मिएटस। मैक्सिलरी साइनस मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइनस। तो जो चीज़ कॉमनली अफेक्ट होता है उसकी कॉमन MCQs भी आते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, मैक्सिलरी साइनस मैंने किस में लिखा है, मिडल नेजल मिएटस में, कि मैक्सिलरी साइनस विल ड्रेन इनटू मिडल नेजल मिएटस, और आखिर में स्फीनोइड साइनस ड्रेन इनटू स्फीनो इथोमोइडल रेसेस, और आखिर में आप लोगों ने एक और चीज ऐड करनी है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। ड्रेन इनटू इंफीरियर नेजल विथ साइनस है फर्दर सब डिवीजन। आंसर इज इथोमोइडल साइनस, क्योंकि इसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल है कि नहीं, इस साइनस को हम फर्दर डिवीजन। बस दीज आर द 4 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर MCQs। जब आप लोग जोया वगैरह उठाते हो बुक, उसमें तो ये लिखा होगा, लेकिन इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट यू विल रट्टा। तो रट्टा से पहले आप लोग उसको पढ़ ले, उसको समझ ले कि व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट, इसकी रीजंस क्या है। क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। शायद क्लियर है, लेकिन इस पे आप लोगों ने जाकर 2-2 बंदे बैठकर, 3-3 बंदे बैठकर बार बार उसको एक दूसरे के साथ पढ़ ले। यू पीपल विल बी फील इजी आफ्टर 1 डे
कि व्हाट इज़ द साइनस ड्रेनेज। यहाँ पे मेरा काम है चीज़ों को आसान कराना, आप लोगों का काम है उन पर रिवीजन करके खुद करना, ठीक है। आप लोगों को एक मज़े की बात बताओ, आई हैव अ फ्रेंड हु ही वाज कॉन्टेक्ट विद मी 2018, 8 से 2 साल पहले, व्हेन आई गिविंग एनी वीक एग्जाम, जब हम खुद दे रहे थे, कह रहा था कि मैंने आपसे पढ़ना है। फिर वो बंदा जनाब हर साल फ़ोन करते कि मैंने आपसे पढ़ना है। यस्टरडे ही वाज कॉल्ड टू मी अगेन दैट आई एम कम ऑन कमिंग वीक एंड दिस टाइम आई वांट टू स्टडी। वो कहते यार, मतलब कहने का मतलब ये है कि यू पीपल विल गेट राइड ऑफ दिस बोरनेस एंड दिस टेंशन अंटिल यू डोंट पास। कहने का मतलब यह है कि पढ़ना है, आज पढ़ना है या 10 साल बाद पढ़ना है, पढ़ना ज़रूर है। तो मेरा ये मतलब है कि जो चीज़ आज होती है ना, उसको कल पे ना छोड़े। और आज आप लोगों को एक चांस मिला है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट ज़िंदगी में बहुत अच्छे मिले। वन इज़ फ्राम अ फीमेल स्टूडेंट्स, वन इज़ फ्राम अ मेल स्टूडेंट। फीमेल स्टूडेंट कुछ यूँ थी कि भाई हर होम या हर हाउस इज़ जस्ट नियर इन फ्रंट ऑफ डिम्स एकेडमी इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ठीक है। बिल्कुल वो उसकी अपनी घर है लाहौर, ये डिम्स एकेडमी सामने शहजाद के साथ हॉस्पिटल के साथ उसका घर है। लेकिन शी ट्रस्ट ऑन मी एंड शी लिव दैट एकेडमी एंड केम हियर बिकॉज शी जॉइन डिम्स एकेडमी 3 टाइम्स, ठीक है, 6 महीने। फिर वो यहाँ पे आ गई। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो मैंने उसको ये बताया कि स्टेप 1 इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा, आप जाकर उसको ये 10-15 दिन एग्जाम को आप रिवाइज करें। वो मुझे एक बात कह के गई कि सर मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगी, पास होना ना होना वो देखा जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने उस एकेडमी में एज ए चॉइस छोड़ी थी वो मुझे समझ आने लग गई। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको चॉइस में छोड़े, ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो कहते जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में चॉइस में रखी थी वो आज मुझे समझ आना शुरू हो गई। आई एम हैप्पी फॉर दैट। और वो स्टेप 1, 2, 3 एक गो थ्रू में कर गई, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी वो आप लोग को एग्ज़ाम में भी हेल्प आएगी। वो अलग बात है कि भाई आप लोग उसको सही पढ़े या ना पढ़ें। और एक मेल स्टूडेंट का यही है, उसको एक दिन मैंने बताया कि भाई ऐसा करे जाए, वो बहुत टेंशन में था। और वो क्या कहता था कि भाई मैं क्लास के बाद उधर भी बैठा था तो मुझे कि सर इधर आ जाए, इसका मतलब क्या है। वो मुझसे काम लेना चाहता था। फिर मैंने उसको एक दिन कहा यार कि थोड़ा सब्र करो, बाद में करेंगे। कहते सर एक बात बता तो माइंड ना करना। मैंने कहा क्या? कहते सर आज आप जैसा टीचर है, पता नहीं कल आप इधर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये है कि कल आज है आप तो आपसे काम लेना पड़ता है, लेकिन पता नहीं कल को एक ऐसा बंदा वो भी अपनी हिसाब से ठीक होगा, लेकिन शायद वो ऐसा चीज़ ना बताए जो आप बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज आपको अब भाई टाइम दे रहे, पैसे दे रहे, यहाँ आप लोगों का राइट है, तो इससे फ़ायदा भी उठाए। फ्री में यहाँ पे कोई नहीं आकर पढ़ता, ये कोई एहसान हम नहीं कर रहे, आप लोगों का राइट है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जितना आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जितना आप लोग उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, कल को होगा जो आप लोग का एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम आकर जब पास होंगे तो पूरी ज़िंदगी फिर मज़े करें यार। RMP आने के बाद आप लोग 1% काम ना करें, लेकिन दिली सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो मेरा ये है आखिर कहने का मतलब कि पढ़ना ज़रूर है, पढ़ने के बगैर कोई चारा नहीं, ठीक है जी। ओके, तो ये जनाब डिवीजन, ये साइनसेस की मेन पॉइंट्स थी। अब वो लिखे नेम क्रेनियल नर्व्स, नेम्स ऑफ द क्रेनियल नर्व। जो कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके लिए सिर्फ नाम आज आप लोगों को याद आने चाहिए। कल के लेक्चर से पहले तो देन टुमारो लेक्चर विल बी वेरी इजी। और कल का जो लेक्चर है, लोग कहते हैं कि इससे 3-4 MCQs, मैंने कहा ना कि 20 से 25 MCQs न्यूरो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनमें से 4-5 MCQs कल के एक लेक्चर से आएंगे। उस कल के लेक्चर को 1 मिनट में समझने के लिए आज का जो 5 मिनट का व्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेके क्रेनियल नर्व्स, हाँ जाम बहुत अर्ली आ गया यार। ओके जी, क्रेनियल नर्व्स के बारे में याद रखें। एक एक नर्व को हम पढ़ेंगे अलग, कि ये नर्व कहाँ से अराइज होती है, कहाँ जो जाकर सप्लाई करती है, कहाँ कहाँ से पास होके जाती है, वो हम अलग पढ़ेंगे। और अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होंगे, उसको कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नर्व।
लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल नर्व की क्या पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, ताकि कल के लेक्चर के लिए आप लोगों को नाम पता हो ना, तो फिर आगे उन नर्व को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 12 pairs of cranial nerves. How many pairs? 12 pairs. बात नहीं प्लीज। टोटली क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। पेयर मीन के हर एक में 2, तो टोटल इज 24। ठीक है, 12 पेयर्स है तो टोटल नर्व्स कितनी होगी, 24 होगी। जो पहला नर्व है ना, पहला एनीवन, द फर्स्ट क्रेनियल नर्व दैट इज कॉल्ड, हाँ तेज तेज बोले ना, गलत बोले नो प्रॉब्लम, क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटिंग, हाँ नहीं नहीं नहीं, अकुलो मोटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो 10 है, वो 5 है, वो 2 है, वो 3 है। और ophthalmic इज नॉट आर्टरी, ophthalmic इज आर्टरी नॉट अ नर्व। शाबाश। अब ब्रेन में फीमोरल आर्टरी पुट ना करे, ठीक है ना, शाबाश। द फर्स्ट क्रेनियल नर्व इन द ह्यूमन बॉडी इज ओल्फैक्टरी नर्व। उसको क्या कहते हैं, अब सबको आ जाएगी कि यार यही है, ठीक है ना, शाबाश। ओल्फैक्टरी, ये सबको पता था कि नहीं, लेकिन आप लोगों को आता क्यों नहीं था, द लैक ऑफ रिविजन, रिवीजन लैक है। अगर आप लोग इस पे रिवीजन होती तो आप लोग डायरेक्ट बताते। तो क्या करना है, हाँ रिवीजन करना है, ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व दिस इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व। इस नर्व के बारे में एक पॉइंट याद रखें, लिखना नहीं है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। दिस नर्व इज सेंसरी नर्व। ये कौन सी है, सेंसरी। कुछ नर्व होती है जिसका काम सेंसेशन का होता है, कुछ होती है जिसका काम मूवमेंट, मूवमेंट जो नर्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोटर। और कुछ नर्व में सेंसरी एक्शन भी है और उसको मिक्स्ड नर्व कहती हैं। तो क्रेनियल नर्व आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। ठीक है, दिस ओल्फैक्टरी इज अ प्योर सेंसरी नर्व। ये क्या है, सेंसरी। आगे पढ़ाऊंगा, लिखना नहीं है। अगर आज हम किसी चीज की स्मेल को सूंघ सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमें चीजों की स्मेल का पता चलता है कि भाई ये चावल है, ये फलाना चीज है, फलाना है, हर एक चीज की अपनी एक स्मेल है। इफ यू नो, इफ यू सेंस द स्मेल ऑफ समथिंग दैट इज ड्यू टू ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व को स्मेल नर्व भी कहते हैं, सेंस ऑफ स्मेल नर्व, क्योंकि ये किस में काम करती है, स्मेल सेंसेशन। अगर एक बंदा है वो आ जाए जनाब क्लिनिक में, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल पता नहीं किसी चीज़ की सूंघाई मुझे नहीं होती, किसी चीज़ को सूंघता हूँ, स्मेल करता हूँ, वो मुझे पता नहीं चलता। तो कौन सी नर्व डैमेज है, डायरेक्ट ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज है। यार सेंस ऑफ स्मेल का ना होना, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कोई हम कहते हैं ना कि इसमें गोश वगैरह हो सकता है, इसमें कोई मास हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, इस सेप्टम का डिविएशन हो सकता है कि नहीं। अगर ये सेप्टम डिविएट हो जाए, इस तरह टेढ़ा हो जाए, तो ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है कि नहीं, जिसको कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। डीएनएस का नाम सुना है, डीएनएस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। इफ वी रूल्ड आउट ऑल द कॉजेज इन द नोज, नोज की नाक टेढ़ी है, नोज की साइनस ऑब्स्ट्रक्ट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, देन अगर नर्व डैमेज हो तो वो कौन सी है, ओल्फैक्टरी नर्व है। So the first cranial nerve is called olfactory nerve. Okay, COVID-19 they can irritate this nerve. मतलब ये रिसर्च में ही है. So there is no sense of smell in COVID-19 completely, but the person will tell you partial loss of smell sensation. Partially. अगर कहीं पे जो है ना उसको कहीं पे मतलब अगर बू ज्यादा है उसको कम फील होगी, अगर कम है तो उसको फील ही नहीं होगी। इसको हम कहते हैं पार्शियल मीन के टोटली नहीं, पार्शियल एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब है लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, ठीक है। और एक होता है इसके साथ इनसोम्निया, ये नाम सुना है क्या नहीं, जो सब हम सबको होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्लीप डिस्टर्बेंस। इनसोम्निया इज अ स्लीप डिस्टर्बेंस, एनोस्मिया इज अ स्मेल सेंसेशन लॉस। ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, ओल्फैक्टरी नर्व इज द फर्स्ट। द सेकंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व। सेकंड को क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। बात है नहीं प्लीज। ऑप्टिक नर्व इज सप्लाइड टू दी आई, ये आई के लिए है जिसके लिए विजन जरूरत होती है, आईज। ऑप्टिक नर्व, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, हमें ये कहते हो भाई ये सामने टीवी है, फॉर एग्जांपल ये नीचे देखते हो भाई ये एक किताब है, भाई ये एक लड़का है, फॉर एग्जांपल ये एक डेस्क है,
चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज ड्यू टू ऑप्टिक नर्व। ये कौन सा करता है? अगर ऑप्टिक नर्व चीज़ को देखकर वो ब्रेन को ना बताए तो ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। ऑप्टिक नर्व। द थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व, इसको CN1, CN स्टैंड फॉर क्रेनियल नर्व नंबर 1, CN2 एंड CN3 ऑक्यूलोमोटर नर्व। दिस नर्व मेनली सप्लाइड मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स इन द आई। मतलब ये आई के जितने, देखे अगर आप लोगों को कोई कमांड दे दे कि आंखें बंद कर दे, हम बंद कर सकते हैं ना। अभी कोई बंदा कहे कि आंखें खोले, तो आंखों को खोलने के लिए हमें इस आईलिड की मसल एक्शन चाहिए। एंड द मसल विच हेल्प इन दी opening of the eye are all innervated by third nerve. If a person cannot able to open the eye, which nerve will be damaged? Third nerve will be damaged. वो हम आगे बताएंगे। और अगर एक बंदा आई को ओपन कर नहीं सकता, P is silent, इसको हम टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टोसिस। दिस P is silent. Ptosis is a condition in which a person cannot able to open the eye या cannot able to elevate the upper eyelid, इसको टोसिस कहते हैं। और आई के अंदर जो वो नैरो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करता है, और अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो प्यूपिल की क्या होगी? डायलेशन। तो अगर आई ओपन नहीं कर सकता कोई बंदा और हम उसको अपनी हाथों से ओपन करें और इसकी प्यूपिल क्या पड़ा है? डायलेट, विच नर्व विल बी डैमेज? थर्ड नर्व विल बी डैमेज। ये हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। और इस नर्व से पूरी एनाटॉमी आती है, क्लियर है? क्लिनिकल। द फोर्थ नर्व इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। ये नाम सुना है? ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई ओनली वन मसल इन द आई, विच इज कॉल्ड सुपीरियर ओब्लिक मसल। इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर ओब्लिक। देखिए, ए स्टैंड फॉर सुपीरियर, ओ स्टैंड फॉर, अभी बताया है ना, ओब्लिक। ए स्टैंड फॉर सुपीरियर, ओ मीन ओब्लिक। तो ये कौन सा मसल हुआ? सुपीरियर ओब्लिक। ये कहाँ पे है? आई में। ये मसल हमें तब हेल्प करता है अगर हम सीढ़ियों पे चौथे या पांचवें छत से नीचे की तरफ आते हैं। सो दिस मसल विल डायरेक्ट अस इन द सीढ़ियों की डाउनवर्ड मूवमेंट में। जो मसल हमें काम आता है वो कौन सा है? सुपीरियर ओब्लिक। अगर एक बंदा है वो कहते हैं कि यार छत से नीचे आने में मुझे दिक्कत होती है, मैं फोकस नहीं कर सकता, तो उसकी कौन सी मसल खराब है? और वो कौन सा नर्व डैमेज है? ट्रोक्लियर नर्व। तो एमसीक्यूज ये है कि एक होते अपवर्ड मूवमेंट और एक क्या होता है? ये डाउनवर्ड मूवमेंट में। सुपीरियर मीन ऊपर खुद है और डाउनवर्ड जाने में हेल्प करता है। तो सुपीरियर ओब्लिक मसल विल हेल्प टू फोकस व्हेन वी कम फ्रॉम थर्ड और फोर्थ फ्लोर टुवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। या एक भाई बंदा है, यंग स्टूडेंट है, वो प्रिपरेशन करता है, एमसीक्यूज है, देखिए ट्रिक वाला। एक स्टूडेंट है पीएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो चाहते कि मैं रियल में पास हो जाऊं। स्टडी के दौरान वो किताब पे फोकस नहीं कर सकता, उसकी आई पेन होती है, तो किताब को हम ऊपर देखते हैं कि नीचे? नीचे। विच मसल विल बी गन? सुपीरियर ओब्लिक, ट्रोक्लियर नर्व। तो सुपीरियर ओब्लिक किस नर्व को इनर्वेट करती है? फोर्थ, थर्ड और टू? फोर्थ। तो देखिए, सुपीरियर ओब्लिक मसल इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व, SO4 याद रखे, SO4। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, H2SO4, तो H2 को खत्म करके SO4 सुपीरियर ओब्लिक इज बाय फोर्थ नर्व, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ेंगे फिर से। नेक्स्ट, फिफ्थ नर्व इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सी? ट्राइजेमिनल नर्व। अब इधर देखें, इस नर्व को यह नाम क्यों दिया है पता है? ट्राई का मतलब क्या है? तीन, और जेमिनल का मतलब है ब्रांचेस। इस नर्व की मेजर कितनी ब्रांचेस है? तीन। इसकी एक ब्रांच सप्लाई करती है आई को, इसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच। क्या कहते हैं? इधर देखे, ये इंपॉर्टेंट है। द ट्राइजेमिनल नर्व गेव वन ब्रांच टू द आई, दैट इज कॉल्ड, बताए शाबाश, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। इस आई के नीचे क्या है? ये बोन, मैक्सिला। इसको एक ब्रांच देती है मैक्सिलरी ब्रांच। इसको क्या देती है? मैक्सिलरी ब्रांच। और नीचे ये क्या है? जा, मैंडिबल। एक होता है मैंडिबुलर ब्रांच। तो हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ दिस नर्व? तो इसकी ब्रांचेस तीन है, इसलिए इसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व है। जेमिनल मीन ब्रांचेस और ट्राई मीन थ्री। कैसे याद रखोगे? ये तीन उंगलियां इस तरह करे सारे, ये तीन, और ऐसा करे एक आंख पे रखे, एक मैक्सिला पे, एक मैंडिबल पे आएगा इस तरह। अगर कोई बंदा एनाटॉमी में आप लोगों को ऐसा साइन दिखाए, ये कितनी ब्रांचेस है? तीन। ये दिस वन इज ऑप्थेल्मिक, दिस इज मैक्सिलरी, दिस इज मैंडिबुलर। इन तीन को ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं।
and this is the fifth cranial nerve. Cranial nerve number fifth. 6 पे आते हैं, that is abducens nerve. Abducens nerve नाम सुना है? Abducens nerve. Abducens nerve is 6. It also supplied one of the muscle in the eye which is lateral rectus. कौन सी है? Lateral rectus. लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे. किस नर्व की बारी है? 7th is facial nerve. Facial nerve 7, cranial number 7. एक बंदा आ जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर देखे, हाँ फेशियल को फेशियल इसलिए कहते हैं कि ये फेस की जितनी भी मसल है उसकी मोटर सप्लाई करती हैं, मोटर। अब देखिए इसको मैं कहता हूँ कि इस माथे पे, इसको कहता हूँ कि अपना पोजीशन चेंज किए बगैर, इस तरह नहीं, इस तरह आगे देखो लेकिन ऊपर देखो, ऊपर देखे तो देखे इसकी माथे पे रिंकल आती है कि नहीं? If a person can able to make wrinkle on the forehead, it means facial nerve is working. ये facial nerve की टेस्ट है। मतलब ये है, हम कहते हैं कि माथे पे रिंकल फोल्ड बने, फोल्ड रिंकल्स, ये कौन सी नर्व की है? फेशियल नर्व। ओके, इस बंदे को मैं कहता हूँ जनाब कि अपर लिप और लोअर लिप इसके दरमियान जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ माउथ। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ माउथ। एक लेफ्ट है और एक राइट है। इस एंगल ऑफ माउथ को टाइट रखना ये भी किसका काम है? फेशियल नर्व। इसको हम कहते हैं कि मुंह में हवा भरे, इस तरह इसको थोड़ा सा टेप करते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा, अगर टेप करने से इसकी यहाँ से जो है ना एयर निकलेगी, इसका मतलब फेशियल नर्व इस साइड पे वीक है। याद रखें, अगर आप मुंह में हवा भरे और ये इतना टाइट हो कि इससे जो एयर है वो लीक ना करे, इट्स मीन फेशियल नर्व इज स्ट्रांग। फेशियल नर्व क्या है? स्ट्रांग है। इसको हम कहते हैं कि इस तरह देखे, मुंह बंद करके दांत दिखाए, इस तरह दांत दिखाए तो इसकी एक्सप्रेशन आती है। फेशियल एक्सप्रेशन इज बाय विच नर्व? फेशियल नर्व। दीज आर द टेस्ट टू बी डन इन अ पेशेंट इन क्लिनिक, हाउ टू असेस द फेशियल नर्व। इसको कहते हैं फेशियल नर्व असेसमेंट। क्लियर है? थैंक यू। तो ये पॉइंट अब नखरे ना करो सबको, ठीक है ना? ये फेशियल नर्व की असेसमेंट है। तो ऑल मसल्स ऑफ द फेस, ऑल मसल्स ऑफ द फेस मोटर इफेक्ट इज ड्यू टू फेशियल नर्व, लेकिन सेंसरी फेस की जो है ना वो ट्राइजेमिनल नर्व है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन ये है, एक नाम आप लोगों ने शायद सुना हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड पोकर फेस। कौन सा फेस? पोकर फेस। नहीं ये नहीं है, ये तो कोई और फेस है, पता नहीं है, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड पोकर फेस। पोकर फेस इज नोन एज एक्सप्रेशनलेस फेस। वो फेस जिसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो, गम खुशी दोनों में एक ही हो, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड पोकर फेस। आपका तो नहीं है यार, सही है ना? ये हंस रहे ना, हाँ ना, ठीक है ना? कौन सा फेस? जेक फेस। ओके, नहीं ये तो सही है यार। पोकर फेस में बस बंदा, अगर आप उसको देखें, गम की बात दे या खुशी, वो इसी तरह होगा, ठीक है ना? उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता कि बाहर की दुनिया में टेस्ट क्या है, वो पोकर फेस के लोग होते हैं, ठीक है? तो पोकर फेस के जो लोग आते हैं वो कौन सी नर्व डैमेज है? फेशियल नर्व। तो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के अंदर जो स्माइल है, रोना, इसकी एक्सप्रेशन इट इज मेंटेन बाय फेशियल नर्व। 8 is called vestibulocochlear nerve. This is the nerve which is able, which can keep the person able to hear the voice properly. ये ear में होती है। अगर हमें कोई बंदा आवाज दे और उसको हम सही तरीके से सुन सके, that is due to which cranial nerve? 8. Cranial nerve number 8 is vestibulocochlear nerve. It help in hearing. ये किस में काम करती है? hearing में काम करती है। लेकिन अगर एक बंदा है उसको आवाज सुनाई नहीं देता, पहले इसकी एयर चेक करे। अगर कभी कभार यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वो कोई बंटी वगैरह इस तरह बेयरिंग, जो मेटालिक बॉल बेयरिंग या कोई राइस का दाना या वीट का दाना वो रखते कि नहीं, या जो बच्चे स्कूल में खेलते कोई चाक वगैरह इधर हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं? तो अगर फॉरेन बॉडी इस एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो आवाज अंदर जा सकेगी। तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन अगर ना हो, एक्सटर्नल एयर का मसला ना हो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम ठीक है, लेकिन फिर भी बंदा सुनाई उसको ना दे, फिर नर्व डैमेज हो सकती है। उसको हम कहते हैं व्हाट? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो देखिए, एक हियरिंग लॉस होती है जो कंडक्शन, अगर आप रास्ता बंद करें तो कंडक्शन साउंड क्यों होगी? अगर रास्ता बंद हो जाए तो कंडक्शन साउंड क्यों होगी? उसको कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या कहते हैं? कंडक्टिव। और अगर हर एक चीज हो रही है लेकिन किस में मसला है? नर्व में, उसको न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूरल हियरिंग लॉस।
और अगर एक बंदा है उसकी कंडक्शन भी नहीं होती और उसकी नर्व भी डैमेज है, उसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। आखिर आते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दैट इज cranial nerve number 9th। 10 नंबर द लार्जेस्ट 10 इज वेगस नर्व। आप लोगों को मैंने पहले क्लास में बताया था ना, वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट cranial नर्व दैट इज 10th नंबर। आखिरी 11 लेके एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज में आती है, इसलिए दिस एसेसरी नर्व सप्लाई मसल हेयर इन द नेक एरिया दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियस मसल। ये एक मसल को सप्लाई करती है जिसका नाम क्या है? ट्रेपीजियस। सिर्फ सुन ले, ट्रेपीजियस इज द मसल। अगर इस देख ये ट्रेपीजियस मसल है, कौन सा? अगर इसको मैं इस तरह केन चुना तो इससे हाथ ऊपर जाएगी। ट्रेपीजियस मसल हेल्प द हैंड टू एलिवेट अप टू पुट ऑन द हेड। अगर हम किसी का सर पे हाथ रख सकते हैं, ये किस मसल का एक्शन है? ट्रेपीजियस। तो एमसीक्यूज इस तरह आता है कि अगर एक बंदा अपनी सर में कंघी नहीं कर सकता, कंघी, तो उसकी कौन सी मसल खराब है? ट्रेपीजियस। कंघी तो हम तब करेंगे जब हम हाथ इधर तक लाए ना। इफ अ पर्सन कैन नॉट कोम द हेयर, कंघी ना कर सके, विच मसल इज गॉन? ट्रेपीजियस। एंड विच नर्व इज गॉन? एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व डैमेज होने की वजह से हम बालों में कंघी तक नहीं कर सकेंगे क्योंकि ट्रेपीजियस मसल काम नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन आगे इसको फिर पढ़ाऊंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाइपोग्लोसल नर्व। आखिर में कौन सा है? हाइपोग्लोसल नर्व विच इज cranial नर्व नंबर 12। ये कौन सी है? 12th नर्व है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मेन दीज आर द 12 पेयर्स। ये 12 पेयर्स नर्व है, तो टोटल 24 है। आप लोगों ने इन नर्व्स को एग्जैक्टली ऐसा याद करना है जिस तरह मैंने सीक्वेंस में लिखा है। अगर कोई बंदा इसका पहला नाम ले, इसका बाद में गलत है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द cranial नर्व, आई राइट फ्रॉम 1 to 11। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। इसका निमूनिक तो खैर मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करें निमूनिक फॉर cranial नर्व हाउ टू रिमेंबर इजीली, तो वो एक निमूनिक देंगे। अगर आप लोगों ने याद करना है ठीक है, वरना अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी वेरी इजी। ठीक है? सो दीज आर द cranial नर्व वी हैव इन आवर बॉडी। टुमारो अब ये सारे cranial नर्व इधर देखे, ये ब्रेन से नीचे की तरफ आएंगे कि नहीं? तो ये स्कल से नीचे आएंगे कि नहीं? तो ये स्कल की बेस से गुजरेंगे, और हर एक नर्व के लिए स्कल से निकलने के लिए अपना अपना क्या है? रास्ता है। तो कल हम वो रास्ते पढ़ेंगे कि स्कल के अंदर किन किन रास्तों से ये नर्व जाएंगे, एंड देज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट आई विल मेक इट वेरी इजी। ठीक है? ब्रेक करे शाबाश। एवरी डे द फर्स्ट क्लास विल बी एनाटॉमी क्लास। ओके।